Guys, good morning to all of you. This is Kunal Pratap Singh. In this video lecture, we'll basically cover the current affair of 3rd July 2020. So welcome you all in the Pathfinder Academy. So let's start. So the first one article is very important for you. That is a new butterfly genus species, we can say, from Arunachal Pradesh. So you can see here Lepidopteristes, इसका प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे. अब इन्होंने क्या किया है कि अरुणाचल प्रदेश में दो तितलियों के दो स्पाइसिस की इन्होंने क्या किया है, खोज किया है. लेकिन एक बात आती है कि लेपिडोप्टेरिस्ट्स किसको बोलते हैं, राइट. तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि लेप्टिडोलॉजी यानी जो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एंटोमोलॉजी कंसर्निंग द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मोथ्स एंड द 3 सुपर फैमिलीज ऑफ बटरफ्लाइज. Someone who studies in this field is a lepidopterist, we can say. So what they can do? अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है. They basically, we have already discussed about that lepidopterist is an entomologist who basically specializes in studying butterflies and moths, right? तो ये तो हम लोगों ने इनके बारे में जनरली लेकिन जब हम इनके बारे में हिंदी में अगर जाने तो हम इनको हिंदी में क्या कहेंगे, एक सबसे बड़ी यहाँ पे बात आती है. तो मैं आपको बता दूं कि ये इनके बारे में कुछ ऐसी जिसके बारे में हम लेपिडोप्टेरोलॉजी के बारे में जो बोल रहे हैं, ये एक एंटोमोलॉजी की ब्रांच होती है जो साइंटिफिक स्टडी बेसिकली करती है मोथ में. और इनका 3 सुपर फैमिलीज होती है बटरफ्लाइज की. इसमें जो इंसान यानी जो व्यक्ति इसके बारे में स्टडी करता है उसको लेपिडोप्टेरिस्ट बोलते हैं, राइट. तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है. तो आगे बढ़ते हैं हम लोग. तो यहाँ पे ध्यान देना है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे हमारा करंट अफेयर का एक पार्ट है कि ये कुछ इस प्रकार है. तो पहला क्या है, स्ट्रिपेड हेयर स्ट्रिक, राइट. तो यहाँ पे देखना है कि जिसका वैज्ञानिक नाम यामैमो ट्रिजोफाइरस क्वांटिजेनेसिस है. आप यहाँ पे देख भी सकते हो, राइट. थोड़ा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अभी याद रखना, लेकिन इससे मैटर नहीं करता है. भारत और म्यांमार सीमा पर यानी बॉर्डर पे जो लोकेट विजयनगर में ये इसको खोजा गया है. आप इसको लोकेट कर लेना. विजयनगर से कंफ्यूज मत होना कि ये साउथ इंडिया में है, वहाँ पे भी है. तो इस स्पाइसिस को पहली बार यहाँ पे ध्यान देना है, इस स्पाइसिस को पहली बार एक जापानीज, राइट, एक जापानीज हम बोल सकते हैं एंटोमोलॉजिस्ट द्वारा चीन के हेनान प्रोविंस में इसको रिकॉर्ड किया गया था. वहाँ पे इसको फर्स्ट साइट देखा गया था. अब दूसरी है इलूसिव प्रिंस, राइट. सो ये इसका वैज्ञानिक नाम रोहाना टोनकिनियाना है, राइट. ये याद रखना. और इस प्रजाति का जो नाम दफा नेशनल पार्क की जो हम बात कर रहे हैं उसकी सेंटर या पेरिफेरी हम बोल सकते हैं, उसके परिधि में मियाओ में खोजा गया है. और ये बेसिकली वियतनाम से संबंधित है, याद रखना है. और यह ईस्टर्न हिमालय में जो पाई जाने वाली एक तितली की यानी बटरफ्लाई की एक स्पाइसीज है जो ब्लैक प्रिंस के समान है. लेकिन यहाँ पे एक बात आती है कि नाम दफा नेशनल पार्क की जो हम लोगों ने बात की, राइट, इसके बारे में भी जानकारी लेना काफ़ी ही ज़रूरी है. तो मैं आपको बता दूं इसके बारे में, नाम दफा नेशनल पार्क के बारे में, कि नाम दफा नेशनल पार्क इज़ द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ द ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी साइट, राइट. ये याद रखना है. और इट इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया. तो ये याद रखना है कि इसका जो एड्रेस कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है. अब यहाँ पे एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है कि कौन कौन सी नदियाँ इससे होकर गुजरती हैं. तो द इंटायर एरिया इज माउंटेनियस एंड कंप्राइजेज द कैचमेंट ऑफ द नाव दिहिंग रिवर. याद रखना, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द ग्रेट ब्रह्मपुत्रा रिवर विच फ्लोज वेस्टवर्ड्स थ्रू द मिडिल ऑफ द नामदफा, राइट. So numerous streams drain into the Now Dihing and forest pools and natural salt lakes are abundant in the area. Are you getting the point? अब यहाँ पे क्वेश्चन आती है कि किस एनिमल को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है बेसिकली. तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ज़्यादातर इसका, हालांकि अगर नामदफा वाज ओरिजिनली डिक्लेयर्ड एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1972, देन अ नेशनल पार्क इन 1983 एंड बिकेम अ टाइगर रिजर्व अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम इन द सेम ईयर. तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इट्स नेम वाज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सिंगापुर वर्ड्स, लाइक नेम मीन्स वाटर एंड दाफा मीन्स ओरिजिन. याद रखना है. लेकिन यहाँ पे एक हमें ये समझना है कि कौन कौन एनिमल को यहाँ प्रोटेक्ट किया जाता है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, राइट. तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे टाइगर भी यहाँ पे इनको प्रोटेक्ट करके रखा गया है. और मैं आपको बताता हूँ दूसरी चीज़ कि हाउ मेनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द अरुणाचल प्रदेश. इस क्वेश्चन को लिंक करके पूछा जा सकता है. 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है
मैं उसका नाम भी बता देता हूं, जैसे पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, कान्हे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मौलिंग नेशनल पार्क, मेहांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इस प्रकार के कुछ नाम है, राइट। अब ये ध्यान देना है कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इंडिया में कौन है, तो साउथ बोटन आइलैंड नेशनल पार्क है, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। मैं इसके बारे में बता दे रहा हूँ, चूंकि समय लग रहा है, लेकिन आपको बहुत जरूरी है। ओल्डेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड में है। फिर ये चीज़ आपको ध्यान देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो कुछ पॉइंट था, लेकिन हम लोग इसके बारे में आगे भी चर्चा करते हैं, राइट। और ये तो हमारा हो गया। दूसरा हमारा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नो अबाउट हूल दिवस। इस बारे में हम जानेंगे। मैं आपको बता दूं कि हूल जो क्रांति यानी हूल रिवोल्यूशनरी जो दिवस है, इसको जो है हर वर्ष 30 जून को मनाया जाता है। साथ ही साथ सिंधु तथा कान्हू दो भाइयों के नेतृत्व में लीड के अंदर 30 जून 1855 यानी 1855 के ईयर्स में, उस समय वर्तमान झारखंड के साहेबगंज जिले के भगनाडीह गांव से हुल विद्रोह का प्रारंभ किया गया था। हालांकि अगर मैं बात करूं इसके बारे में बेसिकली, तो आप यहां पे देखोगे कि इस मौके पर सिद्धू ने घोषणा की थी, करो या मरो अंग्रेजी हमारी माटी छोड़ो, इस तरीके का। तो याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। एंड साथ ही साथ इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ पहली लड़ाई, इनकी जो लड़ाई है पहली लड़ाई मानी जाती है। तो ये तो हम लोगों ने इसके बारे में देखा। सेलिब्रेटिंग नेशनल डॉक्टर्स डे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मिसलेनियस है। इसको मैं बता दूं, जो है जो सबसे फेमस एक फिजिशियन थे डॉक्टर बिधान चंद्र राय के सम्मान में प्रतिवर्ष कितने तारीख को मनाया जाता है, 1 जुलाई को। तो वर्ष 1991 की बात है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा डॉक्टर दिवस की स्थापना की गई थी। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि इसे भारतीय चिकित्सा संघ यानी IM इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा ट्रेडिशनल रूप से देश में आयोजित किया जाता है। और इसे वर्ल्ड वाइड पहला डॉक्टर दिवस 28 मार्च 1933 जॉर्जिया के विंडर में मनाया गया था। तो ये तो आपने देखा, लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि आखिर ये IMA है क्या, राइट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पड़ जाता है हमारे लिए, ये जानना भी ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं IMA के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है, इट इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ऑफ इंडिया। दिस एसोसिएशन बेसिकली टेक्स केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ द सोसाइटी एज वेल एज द इंटरेस्ट ऑफ द डॉक्टर। इट वॉज बेसिकली established in the 1926, and that time its name was All India Doctor Association, which was changed to Indian Physician Association in 1930। तो इनके भी जो जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर RB अशोकन हैं, 1928 में फॉर्म हुआ था, जिसको मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बात कर रहा हूँ, राइट। और दिल्ली में इसकी ऑफिस है। साथ ही साथ इसका शॉर्ट नेम IMA है, आपको मालूम है। तो ये तो हम लोगों ने इसके बारे में बेसिकली चर्चा किया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर बिधान चंद्र राय के बारे में थोड़ा हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इनके बारे में जब बताऊं, तो ये पश्चिम बंगाल के जो है दूसरे यानी इंस्टेंट चीफ मिनिस्टर थे, महात्मा गांधी के दोस्त, अच्छे दोस्त थे, और एक काफ़ी एक प्रख्यात डॉक्टर भी थे। और उन्होंने 4 फरवरी 1961 की बात है, उनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत रत्न से अभी तक कितने लोगों को सम्मानित किया गया है इंडिया में, कौन कौन एलिजिबल होते हैं, आपको आइडिया मालूम होना चाहिए। तो अगला है एक्सेलरेटेड विज्ञान स्कीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानेंगे हम। तो समझते हैं इसके बारे में। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के संवैधानिक जिसको हम बोल सकते हैं निकाय का जो विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड यानी साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड द्वारा एक एक्सेलरेट विज्ञान इनिशिएटिव का कॉमन्स किया गया है। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि यानी SERB है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड इज स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट वॉज एस्टेब्लिश बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन 2009। ये याद रखना, एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी, जिसको SERB एक्ट 2008 भी बोला जाता है। तो द बॉडी इज चेयर्ड बाय द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया इन द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये याद रखना है। मैं आपको बता दूं इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, सेक्रेटरी इसका प्रोफेसर संदीप वर्मा। आप नोट कर लो, कुछ चीज़ें होता है क्या ना कि आपको नोट करना होता है, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिंक करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू अगर हम सारे वीडियो में बताए तो। खैर, इसके जो चेयरमैन है प्रोफेसर आशुतोष शर्मा है, याद रखना है इसके बारे में। और मैं आपको इसके बारे में कुछ और फैक्ट बताता हूँ। इसमें जो इसका जो स्कीम ऑफ प्रोग्राम है,
The board has a scheme for funding extramural research, for providing grants for startup research, for using the scientific expertise for retired scientist। ये याद रखना है आपको। तो ये तो हम लोगों ने इसके बारे में बेसिकली चर्चा किया, लेकिन यहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी निकल कर आते हैं। क्या है? तो इस योजना का मूल उद्देश्य एम क्या है? बेसिक एम, तो देश में जितने भी साइंटिफिक रिसर्च हो रहे हैं उसकी जो पेस है उसको तेज करने और साइंस के फील्ड में कार्य करने वाले जितने भी ह्यूमन रिसोर्स को उनको तैयार करना, रेडी करना इनका काम है। ये तो हमने इसके बारे में चर्चा किया। साथ ही साथ मैं आपको इसके बारे में कुछ और बता दूं कि इसके कुछ घटक हैं, जैसे अभ्यास। इस स्कीम के कुछ फैक्टर्स है, जैसे अभ्यास हो गया, तो एक्सेलरेट विज्ञान ये जो स्कीम है एक प्रमुख जो है प्रोग्राम है, जो पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजी और पीएचडी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके संबंधित सब्जेक्ट में स्किल डेवलपमेंट को जो है इनकरेज करने का काम करते हैं, ताकि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने में सक्षम हो। इस प्रोग्राम के दो फैक्टर से पहला जो है क्या है? एक्टिविटीज़ रूम या फिर हम बोल सकते हैं कार्यशाला इस तरीके का, और रिसर्च इंटर्नशिप जो है इस तरीके की इसकी है। तो ये तो हम लोगों ने इसके बारे में देखा। हालांकि अगर इसके मैं बात करूं, इसको ऑर्गेनाइज करने वाले तो देश में सभी सरकारी फंडिंग एजेंसियों द्वारा समर्थित विज्ञान और साइंस और टेक्नोलॉजी में जो है कैपेबिलिटी निर्माण गतिविधियों एक्टिविटी को सूचीबद्ध करने के लिए शुरू किया गया कार्यक्रम है। एसीआरबी के द्वारा ये चलाया जाता है। तो ये तो हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया। लेकिन एक बात आती है कि आखिर आरबीआई अनाउंसेस ए स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर एनबीएफसी एंड एचएफएससी थ्रू ए स्पेशल पर्पस व्हीकल एसपीवी। मैं इससे पहले कुछ आपको बताना चाहता हूँ, कुछ चीज़ इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ कि या फिर एनबीएफसी है क्या। तो मैं आपको बता दूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड बैंक इज दैट एनबीएफसीज डोंट टेक डिमांड डिपॉजिट। रिमेंबर दिस पॉइंट। अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट डज नॉट हैव अ फुल बैंकिंग लाइसेंस or is not supervised by a national or international banking regulatory agency. Are you getting the point? So NBFI facilitate bank related financial services such as investment, risk pooling, contractual saving and market broking. Example of these include insurance firm, pawn shops, cashier check issuers like check cashing, location, payday, lending, currency exchange and microloan organization. तो ये याद रखना है आपको। मैं आपको बता दूं, एलन ग्रीन स्पेन ने इसको आइडेंटिफाई किया था, एनबीएफआई को, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। याद रखना है आपको। और एक चीज़ और बहुत बताना आपके लिए ज़रूरी पड़ जाता है कि आखिर ये एसपीई, जिसके बारे में एसपीवी की हम बात कर रहे हैं, आखिर एसपीवी है क्या। मैं आपको बता दूं, इसको स्पेशल पर्पस एंटिटी के नाम से भी जाना जाता है। It is a legal entity, usually limited company of some type or sometimes or limited partnership we can say. It is created to fulfill narrow, specific or temporary objectives. So SPES are typically used by company to isolate the firm from financial risk. Are you getting the point? A formal definition is the special purpose entity is a fenced organization having limited predefined purpose and a legal personality. Right? सो वी हैव ऑलरेडी सीन दैट। एक चीज़ और बताना जब बहुत ज़रूरी है इसमें कि आखिर एनसीडी होता क्या है। मैं आपको बता दूं कि द डिबेंचर विच कैंट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स और इक्विटीज आर कॉल्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर और एनसीडीज। तो नॉन कन्वर्टेबल जो डिबेंचर्स होता आर यूज टू एज अ टूल टू रेज लॉन्ग टर्म फंड बाई कंपनीज थ्रू अ पब्लिक इशू। यू हैव टू अंडरस्टैंड। एंड द लास्ट पॉइंट इज सीपीएस। अब ये है क्या? मैं आपको बता दूं कि दैट कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम इसको बोला जाता है। इट हेल्प्स एम्प्लॉयर्स टू सेव रेगुलरली ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज इन अ पेंशन स्कीम। सो द एक्यूमुलेटेड सेविंग ओवर द ईयर्स हेल्प्स इन प्रोविजनिंग अ रेगुलर पेंशन वंस एम्प्लॉय रिटायर्स फ्रॉम वर्क ऑफ द एज ऑफ 60। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ये तो मैंने इस चारों के बारे में डेफिनेशन बता दिया। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। देखिए यहाँ पे मैं जो भी इंग्लिश में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें कोई भी ऐसी वर्ड नहीं है जो हार्ड हो। राइट अगर एक काफ़ी मीडियोकोर अगर स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट भी इसको समझने की कोशिश करे, दैट ही कैन एबल टू अंडरस्टैंड। राइट तो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझनी है हमें थोड़ा सा। आरबीआई अनाउंसेस स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर एनबीएफसीएस एंड एचएफसीएस थ्रू अ स्पेशल पर्पस व्हीकल। राइट तो ये तो हम लोगों ने इसके बारे में देखा, लेकिन एक यहीं पे पॉइंट आता है कि आखिर एच एफ जो हम लोग सी एस की बात कर रहे हैं, इसे होता क्या है बेसिकली। मैं आपको बता दूं कि एच एफ सी एस भी कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों में सम्मिलित होता है
जो कि कहीं ना कहीं मॉर्टगेज से संबंधित होती है। जैसे मैं HFCS की अगर आप बात करो तो लाइक हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैव बिगन एक्सप्लोरिंग मॉर्टगेज गारंटी प्रोडक्ट एज दे वुड लाइक टू कवर देयर लोन्स और सेट ऑफ दिस those loans that are vulnerable to volatility in cash flow as the ships are down in the economic slowing across sectors. It has been said by the Indian Mortgage Guarantee Corporation. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, राइट। तो चलिए हम लोग आगे इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं, यानी आरबीआई के द्वारा जो भी स्कीम्स को लॉन्च की गई है इस बारे में, क्योंकि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, एज वेल एज पेपर 1 कम पेपर 2 के लिए भी, राइट, जो कि एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर करने में मदद करी। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको बता दूं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र यानी एक फाइनेंशियल सेक्टर में किसी भी प्रोबेबल प्रणालीगत एक जोखिम या फिर हम जिसे बोल सकते हैं कि रिस्क से बचने के लिए, अवॉइड करने के लिए उन्होंने एक विशेष उद्देश्य संवाहक यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल के माध्यम से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो कि डिमांड डिपॉजिट नहीं लेती, याद रखना है, और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए एक स्पेशल कैश जो है प्रवाह योजना की घोषणा की है, उसको डिक्लेयर उन्होंने किया है। साथ ही साथ जो सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर है उनके द्वारा NBFC और FC का यानी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की बात की जा रही है, राइट। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि उन्होंने नकदी प्रवाह के लिए यानी लिक्विडिटी स्कीम के लिए स्थिति में सुधार के एम से उन्होंने 13 मार्च 2020 को, यहाँ पे देख सकते हो आप, उन्होंने कम से कम 30,000 करोड़, यहाँ पे देख लो, कि एक विशेष नकदी प्रवाह यानी लिक्विडिटी रेशो की हम बात कर सकते हैं, लिक्विडिटी स्कीम की, उन्होंने इसको लेकर क्या किया, एक योजना शुरू करने की उन्होंने घोषणा की, उन्होंने एक ऐसा एड्रेस किया है। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द स्कीम क्या है, मैं आपको बता दूं कि आरबीआई जो ट्रस्ट है उसके द्वारा जारी जो सरकारी गारंटी वाले विशेष प्रतिभूतियों की खरीद इस जो है इस योजना के लिए धन प्रदान करेगा। एक चीज़ मैं बताना चाहता था कि जितने भी नोट्स हैं वो किसके द्वारा प्रिंट की जाती है, मैं आपको बताता हूँ ये आरबीआई के द्वारा की जाती है। करेंसी जितनी है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है, लेकिन 1 रुपये का जो नोट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, याद रखना है आपको, राइट। और इस प्रकार से अगर हम बात करें तो जितनी भी आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि the entirety quantity of such security concerned stipendious shall not surpass rupees 30,000 crore at any point of time. So इस प्रकार की जो प्रतिभूतियों के लिए जो जारी कुल राशि जो है किसी भी समय 30,000 यानी 30,000 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगी किसी भी हालत में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सो यानी ट्रस्ट द्वारा उन्होंने एक जारी विशेष हम बोल सकते हैं प्रतिभूतियों, हम बोल सकते हैं एक एक्सेस, राइट, ग्रांट एक्सेस उन्होंने किया है कि प्रतिभूतियों के लिए बिना शर्त यानी विदाउट एनी कंडीशन और एक जिसे हम बोल सकते हैं अनअल्टरेबल गारंटी, राइट, अपरिवर्तनीय गारंटी प्रदान करेगी ये। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 प्रमुख कोर निवेश कंपनियों के रूप में पंजीकृत को छोड़कर इसके तहत आरबीआई ने पंजीकृत सूक्ष्म वित्तीय संस्थान माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन सहित कोई भी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों NBFC के द्वारा इनको पात्रता इनको प्राप्त है, ये याद रखना है आपको। अब इसका एक ध्यान देना है कि आखिर इसका एकम्प्लिशमेंट है क्या, इसके जो मेन फैक्टर्स हैं वर्क है क्या। मैं आपको बता दूं कि अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें वहाँ पे एक बड़ा बैंक यानी स्टेट संपत्ति फंड होता है, राइट, उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो उसका प्रबंधन करने के लिए SPV का गठन या फिर उसका निर्माण, उसका एस्टेब्लिशमेंट करेगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी के साथ जो ब्याज वाली जो भी स्पेशल ग्रांट्स एक्सेस है उसको जारी करेगी, और उसे सिर्फ या फिर ओनली गवर्नमेंट आरबीआई ही उसको खरीदेगा, परचेज करेगा। तो ये तो हमने इसके बारे में देखा, लेकिन वहीं पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड दैट पॉइंट इज दैट SPV जो है अपने ज़रूरत के हिसाब से प्रतिभूतियों जारी करेगा, यानी प्रतिभूति यानी एक्सेस ग्रांट हम जिसे बोल सकते हैं। साथ ही साथ जो प्रतिभूतियों के बकाया राशि पर निर्भर करेगा, डिपेंड करेगा। हालांकि ये लगभग 30,000 करोड़ से अधिक नहीं होगी और ज़रूरत पड़ने पे इसकी जो है राशि बढ़ाई जा सकती है, जो करेंसी मनी बढ़ाया जा सकता है। तो SPV द्वारा जारी जो ग्रांट है वो जो है अगर हम बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही खरीदेगा, यानी मैच्योरिटी की यहाँ पे बात की जा रही है, राइट। ये तो हमने इसके बारे में देखा, लेकिन टेक्निक एट द फोरफ्रंट है क्या, मतलब वे अहेड क्या हो सकता है। मैं आपको बता दूं इसके बारे में लेकर इसको कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि इस ट्रस्ट द्वारा जो अगर हम बात करें सब्सक्रिप्शंस की, राइट,
तो इसके ग्रहण करने हेतु जो है इसको इसका योजना 3 महीना तक जो है खुला रहेगा, इतना ही इसका डेडलाइन है। हालांकि ट्रस्ट से जो ली जाने वाली जो उधारी है उसकी जो टेन्योर होगी वो 90 दिनों तक एक शॉर्ट टर्म टेन्योर के लिए एनबीएफसी, एचएफसी के सीपी और एनसीडी वो 90 दिनों तक ही होगी, यानी 3 मंथ। वैसे भी मैंने आपको बोला भी थोड़ी देर पहले। राइट नाउ तो इस जो वित्त पोषण की यहाँ पे बात की जा रही है, यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, द फाइनेंस वुड बी यूज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एनबीएफसी एचएफसी नो मोर देन अ रिवर्स ऑफर लायबिलिटी इन एडिशन टू नोट टू मेक बिगर एडवांटेजेस। तो इस जो हम लोग वित्त पोषण की बात कर रहे हैं यानी फाइनेंसिंग की, राइट, इसका उपयोग एनबीएफसी एचएफसी द्वारा सिर्फ मौजूदा देनदारियों को चुकाने के लिए किया जाएगा, यानी जिन्होंने उधार दिया है, मतलब जिनसे उधार लिया गया है, जो देने वाले लेंडर्स हैं, और जितनी भी परिसंपत्तियों के विस्तार के लिए, यानी हम अगर बात करें लायबिलिटीज उसके विस्तार के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। तो ये तो हमने इसके बारे में बेसिकली चर्चा की। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।